नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 पर आप देख रहे हैं चैन की सांस और हमारे इस शो का मकसद ही ये है कि पर्सनल फाइनेंस हो या फाइनेंशियल प्लानिंग, आप कैसे हर फ्रंट पर लें राहत वाली सांस, यानी जटिल मुद्दों को समझें, क्या नया हो रहा है ये जानें। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस से जुड़े 2014 के संशोधन को सही ठहराया है। इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र के जिन कर्मचारियों की ज्यादा सैलरी है वो ईपीएस में अब ज्यादा योगदान कर पाएंगे, यानी आप अपने पेंशन के लिए ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको ज्यादा पेंशन मिल सकती है। ईपीएस से जुड़े क्या बदलाव हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों के लिए क्या कुछ बदलेगा, उन्हें कितना फायदा होगा, इसे ये कैसे लागू होगा, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो फैसला है ये जुड़ा हुआ है ईपीएफओ से जुड़े 6 करोड़ से अधिक सदस्यों से, तो उन्हें कितनी राहत मिलेगी आज हम समझते हैं। इस फैसले को डिकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो सबसे पहले तो सरकार ने 2014 में कर्मचारी पेंशन से जुड़े नियमों में क्या क्या बदलाव किए थे। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है, लेकिन सबसे पहले वो बदलाव क्या है और ये इसके तार कैसे जुड़े हुए हैं पेंशन से, रिटायरमेंट के लिए आप जो पैसा इकट्ठा करेंगे वो जरा समझाइए। देखिए, सितंबर 2014 में सरकार ने 4 मुख्य बदलाव किए थे ईपीएस योजना में। अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हम जब जानते हैं कि हम जब ईपीएफ में निवेश करते हैं तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसका एक कुछ हिस्सा उसका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, जिसमें जो कॉर्पस एक्यूमुलेट होता है उसके आधार पर आप पेंशन ले सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। अब सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किया और कुछ बदलाव किए। इसमें 4 मुख्य बदलाव हैं। सबसे पहला ये है कि जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन है 8.33%, इसका जो कैलकुलेशन है उसके लिए जो मैक्सिमम सैलरी है उसको 15,000 पर कैप कर दिया गया, यानी कि 15,000 रुपए की सैलरी मैक्सिमम मानी जाएगी ईपीएस कैलकुलेशन के लिए। अब इसमें एक प्रोविजन भी किया गया कि अगर एम्प्लॉय हायर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर के साथ अगर एग्री हो तो वो हायर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो ये प्रोविजन इसमें दिया गया। जो दूसरा बदलाव ये था कि एम्प्लॉय जो सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन करेंगे और जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा होगी वो ईपीएस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अब केवल 15,000 से कम सैलरी वालों के लिए ही उपलब्ध होगी। ये दूसरा बदलाव था। तीसरा बदलाव ये था कि जिन्होंने सितंबर 2014 से पहले जो ईपीएफ के मेंबर थे, यानी कि जो लोग पहले से नौकरी कर रहे थे और एज ऑन सितंबर 2014 वो ईपीएफ के मेंबर थे, वो लोग और उनकी अगर 15,000 से ज्यादा की सैलरी है तो एम्प्लॉयर अगर एग्री करता है तो वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसमें कंटिन्यू करने के लिए, और इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया गया। लेकिन इसके लिए उनको एडिशनल 1.16%, 15,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी है उसका 1.16% कंट्रीब्यूट करना होगा। जो चौथा था वो ये कि जो पेंशन जो कैलकुलेट होती थी वो पहले 12 मंथ की एवरेज सैलरी पे कैलकुलेट होती है आपके रिटायरमेंट से पहले, लेकिन अब वो 60 मंथ्स यानी कि 60 महीने की एवरेज सैलरी पे कैलकुलेट होगी। तो ये 4 मुख्य बदलाव हैं जो 2014 में किए गए। और सरकार के इस पेंशन से जुड़े बदलावों को लेकर कई विवाद भी उठे हैं, तो क्या क्या विवाद पैदा हुए हैं, क्या क्या आपत्ति थी? देखिए, इसका ये विवाद अभी का नहीं है, पहले से भी चला आ रहा है। एक पहले भी जो है संशोधन किया गया था ईपीएस के अंदर जिसमें हायर कंट्रीब्यूशन के लिए अलाउ किया गया था, लेकिन जो मेन जो इसका विवाद का कारण है वो ये कि जो टाइमलाइन दी गई, इस टाइमलाइन का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन पूरी तरह से नहीं गया, तो एम्प्लॉय जो है वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो वो एक बड़ा मुख्य कारण था और ज्यादातर एम्प्लॉय जो है वो इस बेनिफिट को नहीं ले पाए, तो ये अमेंडमेंट जो है केवल कागजों में रह गया और एम्प्लॉयज को बेनिफिट इसका नहीं मिला। ये मुख्य कारण था जो इस पूरे विवाद का था, और इसीलिए फिर ये केस पहले
लोअर कोर्ट्स में गया, हायर कोर्ट्स में गया, दिल्ली हायर कोर्ट में गया, केरला हाई कोर्ट में गया। केरला हाई कोर्ट ने इस संशोधन को खारिज कर दिया और पुरानी स्कीम को ही लागू किया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला आया है उसमें हम देखेंगे कि इसको कंटिन्यू भी किया है, लेकिन जो सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उन नियमों को भी रखा है। यानी कि दोनों तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसमें सरकार का भी फायदा देखा है और बेनिफिट जो है वो ईपीएफ सब्सक्राइबर को मिले वो भी जो है उसको भी देखा है। तो जितेंद्र सर, एक बार थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में हमें समझा देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये क्या कह रहा है कर्मचारी पेंशन से जुड़े इस मामले पर? जी, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा कि कुछ शर्तों को सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उनको खारिज नहीं किया है, लेकिन बेनिफिट एम्प्लॉयर्स को भी दिया है। अब क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सबसे पहला, जो लोग सितंबर 1 2014 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं और ईपीएफ के मेंबर हैं उन, और 15,000 से सैलरी उनकी ज्यादा है, उनके लिए ईपीएस एप्लीकेबल नहीं होगा या एलिजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब 15,000 से ज्यादा कमाने वालों के लिए और 2014 के बाद जो लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं और ईपीएफ में सब्सक्राइबर बनते हैं उनके लिए ईपीएस प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। अब दूसरा ये कि जिन लोगों ने सितंबर 1 2014 से पहले जो लोग नौकरी कर रहे थे, यानी कि जो लोग ईपीएफ के ऑलरेडी मेंबर थे और जिनकी 15,000 से ज्यादा की सैलरी थी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का टाइम दिया है इस स्कीम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये जो ज्वाइनिंग होगा ये फुल सैलरी के साथ ज्वाइन होगा। तो यानी कि आप कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन अपनी फुल सैलरी के बेस पर। लेकिन इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर के जो जॉइंट डिसीजन है वो एम्प्लॉयर इसके लिए एग्री होना चाहिए, ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा। अब इसी के अंदर जो सरकार ने किया था कि 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना होगा, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से फैसला नहीं दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अभी ईपीएफ एक्ट के दायरे से बाहर आता है। तो लेकिन जब आप ईपीएफओ पूरी सैलरी कह रहे हैं उसमें बेसिक और डीए दोनों मिलाकर पूरी सैलरी? दोनों मिलाकर होगा, बेसिक प्लस डीए दोनों मिलाकर पूरी सैलरी काउंट होगी। ओके। तो अब इसमें से वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है कि वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन का कैसे होगा, क्या होगा, वो अभी उसके लिए ईपीएफओ को 6 महीने का टाइम दिया गया है वर्कआउट करने के लिए। जो तीसरा है वो ये कि जो मेंबर ऑफ ईपीएफ है और जिनकी सैलरी जो है 15,000 से कम है, तो पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी? पेंशन 60 महीने के एवरेज पे ही कैलकुलेट होगी। ओके। पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार का फैसला है उसको लागू रखा है। और दूसरा, जो लोग हायर सैलरी पे हैं और सितंबर 1 2014 से पहले ज्वाइन किया है, तो उनके लिए वो कंडीशन लागू कर दी गई है कि एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट आपके लिए जरूरी होगा। यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो एग्री करना चाहिए आप हायर कंट्रीब्यूशन के साथ कंटिन्यू करते रहें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो इससे आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज को फायदा होगा और कितना फायदा हो सकता है? क्या लोग इसे ऑप्ट करेंगे? जिस तरह का जो फैसला आया है उसके मुताबिक एम्प्लॉयर का रोल भी होगा, एम्प्लॉयर से परमिशन या कुछ फॉर्म वगैरह भी भरना पड़ेगा? देखिए, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है, हालांकि जिन लोगों की हायर सैलरी है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करता है। अगर मैं ईपीएस का एंड पेंशन अमाउंट देखूं तो पेंशन अमाउंट में भी एक तरह का कैपिंग जो है वो लग जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल फॉर्मूला पेंशन के लिए कैलकुलेट होता है वो 15,000 की सैलरी तक ही कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं उसको देखूं तो जो पेंशन आने वाली है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग हायर सैलरी पे हैं उनके लिए शायद वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो हायर सैलरी पे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। पर जरूर हाँ, जो लोग कम सैलरी पे हैं, 15,000 से कम सैलरी है, उनके लिए अब, क्योंकि पहले जो कैपिंग था 6,000 रुपए था, उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है, तो उस सैलरी की रेंज में जो लोग हैं उनके लिए जरूर बेनिफिशियल हो जाएगा। बट हायर सैलरी में जो लोग हैं मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये जो वास्तविक सैलरी के कंट्रीब्यूशन का ये फायदा जो है ये कब से और कैसे मिलना शुरू होगा? देखिए, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें एलिजिबिलिटी बता दी है। अब इसके लिए ईपीएफओ जो है गाइडलाइंस तैयार करेगा
और ये फिर 4 महीने का टाइम दिया गया है सब सब्सक्राइबर्स को अपना डिसीजन लेके और ईपीएफओ को जानकारी देने के लिए। उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे और 4 महीने के बाद फिर इसकी जो है एप्लीकेबिलिटी की जाएगी। तो जैसे कहा जो 4 महीने का विंडो दे दिया गया है सबके लिए, इस जो भी जो है स्कीम में ज्वाइन करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो लोग एलिजिबल है उन लोगों को 4 महीने के अंदर नोटिफाई करना है। ओके, तो आपको बताना होगा कि आप इसे ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं, 4 महीने का वक्त है। इसमें एक और बात कही गई जितेंद्र से, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी आप मुझे इसमें दीजिए कि जो 1.16% अतिरिक्त भुगतान का जो मसला है, ये कैसे राहत पहुंचाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन मांगा है ईपीएफओ ने कि अगर आप 15,000 से ज्यादा की सैलरी है आपकी, तो आपको 15,000 से ऊपर जितनी भी सैलरी होगी उसका 1.16% आपको ईपीएस में कंट्रीब्यूट करना होगा एडिशनल। बट जैसा मैंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा वेग रखा है, अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं दिया है और ईपीएफओ को 6 महीने का टाइम दिया है वर्कआउट करने के लिए, ये कहते हुए कि ये चीज जो है अभी ईपीएफओ एक्ट से बाहर है। लेकिन मुझे जो लगता है अगर आप स्कीम ऑप्ट करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से डिसीजन नहीं दिया है, तो कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा। बाद में क्या होता है, कैसे ईपीएफओ की गाइडलाइंस आती हैं, कैसे होगा वो बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल अगर आपकी ज्यादा सैलरी है, 15,000 से ज्यादा है, तो ये कंट्रीब्यूशन आपको एडिशनल देना होगा जो आपके ईपीएस में जाएगा। और जो लोग 2014 से 2022 के बीच रिटायर हुए हैं, उन्हें इसका फायदा मिलेगा? देखिए जो लोग एज जो कंडीशन है वो ये कि एज ऑन सितंबर 1 2014 आप ईपीएफ के मेंबर होने चाहिए। अगर उस टाइम पे आप मेंबर थे और बाद में रिटायर हुए हैं, क्योंकि कंडीशन ये है कि एम्प्लॉयर का डिसीजन आना चाहिए, एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट आना चाहिए, तभी आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रिटायर हो गए हैं, तो मेरी राय में उनको एक लमसम अमाउंट है वो ईपीएस के खाते में डालना होगा। पास्ट क्योंकि ये डिसीजन पास्ट से लागू हो रहा है, तो जो भी पास्ट में एडिशनल कॉस्ट है या जो भी एडिशनल अमाउंट है उसकी भरपाई करने के लिए और जो ईपीएफ में चला गया है, देखिए जो डिसीजन लागू हुआ है इसमें पास्ट से शुरू हो जाएगा। अगर तो ये 2014 से शुरू हो रेट्रोस्पेक्टिवली रहा है, 2014 से इसे लागू किया जा रहा है। 2014 से लागू हो जाएगा। तो अब 2014 से जिनका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन चला गया है, जो ईपीएस में आना चाहिए था, तो वो जो एडिशनल चला गया है, वो अगर रिटायर हो गए और आपको ईपीएफ खाते से मिल चुका है, तो आपको जो है वो अमाउंट ईपीएस अकाउंट में डालना होगा। ओके, और जो कुछ कंपनियां, निजी कंपनियां अपना ट्रस्ट चलाती हैं, खुद जो है वो पीएफ के लिए का प्रबंधन करती हैं, उन पर इस फैसले का असर पड़ेगा? देखिए ये दोनों रेगुलर और एग्जेम्प्टिव ट्रस्ट हैं, ये दोनों के लिए लागू होगा। तो मेरी राय में जो प्राइवेट है ट्रस्ट चलाते हैं, ये कंडीशंस या ये जो डिसीजन है ये उन पे भी लागू होता है, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर जितेंद्र जी मान लें कि मेरी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन के लिए अब मुझे क्या करना होगा? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पेंशन स्कीम में, ईपीएस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ। देखिए अगर आपकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है और आप ईपीएस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको अपने एम्प्लॉयर के पास जाना होगा, एम्प्लॉयर का एग्रीमेंट लेना होगा और आपको वो ज्वाइंट डिसीजन ईपीएफओ को देना होगा। जब आप वो ज्वाइंट डिसीजन ईपीएफओ को देंगे, तो फिर आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो है वो ईपीएस में जाएगा। ज्वाइंट डिसीजन के बिना आप वो एडिशनल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यानी अगर आप ज़्यादा ईपीएस की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो एम्प्लॉयर से एक डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे ज़रूरी हो जाएगा। आप इस पूरे फैसले को जितेंद्र जी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते कैसे देख रहे हैं? इसका आप देख रहे हैं कि क्या वजह से ऐसा फैसला लिया गया है, और इसके आप फायदे नुकसान कैसे देख रहे हैं? देखिए अगर हम इस डिसीजन को अच्छे से समझें और हम जो अंदर की बारीकियां देखें, तो दो चीजें हैं। अब अगर आप ईपीएस में कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, तो आपके ईपीएफ से जो पास्ट में जो कह रही है गवर्नमेंट, जो पास्ट का जो भरपाई करने के लिए आपका ईपीएफ से कुछ पैसा निकलेगा और ईपीएस में चला जाएगा, यानी कि आपका ईपीएफ आउट वो जो है वो कम हो जाएगा, भले ही आपकी थोड़ी पेंशन बढ़ जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें क्या ईपीएस में बहुत हायर पेंशन मिलती है, तो एक फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा, एक फॉर्मूला के पे आधारित है आपको पेंशन कितनी मिलेगी। वो जो फॉर्मूला हम देखते हैं तो उस पे सैलरी का एक कैपिंग होता है कि उस सैलरी के कैपिंग के अनुसार आपकी पेंशन तय होती है। तो अगर फाइनल पेंशन मिलने में एक कैपिंग है,
तो मेरी राय में बहुत ज्यादा पेंशन जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ईपीएस से। और तीसरी चीज हम अगर ये भी समझें कि ये जो डिसीजन लिया गया था सरकार का, ये इसलिए लिया गया था ताकि ईपीएस के आउटगो को कम किया जाए, तो सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी आ गई है, लायबिलिटी आ गई, उसको कम किया जाए। तो मेरी राय में मैं जिस तरह से देखता हूँ, ईपीएस में इतनी पेंशन आपकी सडनली नहीं बढ़ने वाली है कि आप उस पर पूरी तरह से रिलाय कर सकें। मेरी राय में जिनका जिनका कॉर्पस बहुत अच्छा है उनके लिए बेनिफिट कर सकता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कुछ टाइम पहले आपने ज्वाइन किया है, 2012 में आपने ज्वाइन किया है, तो सितंबर 2014 आप मेंबर हैं, तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो रिटायर हो गए हैं, अब उनको पहले तो लमसम कॉर्पस वापस देना होगा, जो सरकार मांगेगी उनसे, ईपीएफ को मांगेगा उनसे, और उसके बाद वो ईपीएस का पेंशन जो है वो हाई होगा। तो जहां तक मैं देखता हूं, कुछ के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन सबके लिए बेनिफिशियल नहीं और बहुत सब्सटैंशियल होगा। अमाउंट आपके खासकर हाथ में शायद नहीं आ रहा होगा अगर हम नहीं इसको आएगा, खासकर उनकी जिनकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है, मुझे नहीं लगता उनके हाथ में बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट आने वाला है। ठीक है। अब एक और सरकार ने ईपीएफ के नियमों में भी बदलाव किया है और अब रिटायरमेंट से 6 महीने पहले भी ईपीएफ में जमा पूरी राशि निकाली जा सकेगी। अब ये रकम निकालने का क्या पूरा प्रोसेस होगा? देखिए, प्रोसेस तो अगर ये रकम निकालनी है आपको, तो अब ईपीएफ को, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, आपको फॉर्म भरना होगा, आपको अपनी सर्विस डिटेल देनी होगी, आप, और उसमें देखा जाएगा, ईपीएफ को देखेगा आपकी सर्विस कितने टाइम की है, कितना टाइम रह गया है। वो जब क्लेम फॉर्म जब आप भरेंगे, तो जो है आपके खाते में जो है पैसा आएगा। तो इसका जो प्रोसेस है निकालने का, वो अब कंप्लीटली ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपके अकाउंट में जो है जो भी कैलकुलेशन के बेसिस पर जितना अमाउंट आपका बनता है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो मेरी राय में अब प्रोसेस, ईपीएफओ के जो प्रोसेस है वो काफी सिंप्लीफाई हो यानी चुके हैं। जो लोग पेंशन नहीं चाहते हैं और वो इसे इस तरह से एक मुश्त रकम पहले विड्रॉ कर सकते हैं। जी, जो लोग पेंशन नहीं चाहते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल हो गया है कि रिटायरमेंट से 6 महीने पहले जो है वो चाहे तो ईपीएस का जो एक्यूमुलेशन है उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये रकम जो है आप चाहें तो पेंशन की तरह अभी तक ले सकते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि आप इसे 6 महीने पहले ही पूरी रकम को विड्रॉ कर सकते हैं। आपको ईपीएफ वेबसाइट पर जा करके इसकी सारी प्रोसेस पता चल जाएंगी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आज आपने वक्त निकाला इस अहम मुद्दे को समझाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कहा गया, इसमें क्लैरिटी देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू। वैसे हमने कोशिश तो की है कि इस मुद्दे पर सारे सवाल लें, पर अभी भी अगर आप किसी बात को लेकर उलझ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इसका जवाब, तो भेजिए अपने सवाल चैन की सांस तक, यानी सीकेएस लिखिएगा, अपना पूरा सवाल लिखिएगा और सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपने सवाल 9311121874 पर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। और ना आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं ना मेल भेजना चाहते हैं, तो ट्विटर और फेसबुक के जरिए जुड़िए मनी9 के साथ, और मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें ताकि पर्सनल फाइनेंस की कोई भी ज़रूरी बात आपसे कभी मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।